नमस्कार दर्शक मित्रों। आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, गांधी जी की तस्वीरें भी देखी होगी, गांधी जी पे बनी फिल्में भी देखी होंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी जी भी फिल्मों में, मतलब गांधी जी की फिल्मों में गांधी जी के बहुत सारे चित्र उपस्थित है, मिलते हैं, अवेलेबल है। आज की खास मुलाकात में हम चर्चा करेंगे महात्मा ऑन सेलुलॉइड पुस्तक के लेखक श्री प्रकाश मखदूम जी से, जिन्होंने गांधी जी पे बनी फिल्मों को खोज निकाला, उसको देखा और खोज के उसके ऊपर अपना वक्तव्य दिया है, अपना निवेदन दिया है। और एक अच्छी किताब जिसके अंदर आप भूतकाल में जाके, आप समय में पुनः प्रवास करके आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने किस तरह से स्वतंत्रता के आंदोलन में इतिहास के उस दौर पे समय की नौका को आगे बढ़ाया। तो समय की नौका की यात्रा करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे श्री प्रकाश मखदूम जी से। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार जी। तो प्रकाश जी, आपसे सबसे पहला तो सवाल मैं यही करूंगा कि आपको ये पुस्तक लिखने का विचार किस तरह से आया, ये आपके जहन में कैसे आया कि मुझे इस पे बात करनी है, ये किताब लिखनी है? देखिए, आपने शुरू में जो बताया उसमें एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो महात्मा गांधी जी जो हैं वो दुनिया के सबसे जिनके ऊपर फिल्म शूटिंग किया गया है ऐसे व्यक्तियों में से एक है। तो नेचुरली उनके ऊपर बहुत सारा फुटेज उपलब्ध है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स उपलब्ध है, हम जिसको मूविंग इमेजेस बोलते हैं वो भी अवेलेबल है। तो जब 2019 में जब गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, भारत में किया गया, वर्ल्ड में पूरा किया गया, तो तब मैं नेशनल फिल्म आर्काइव में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा था। तो हमने भी सोचा कि इसके ऊपर कुछ इवेंट्स किया जाए, कुछ फिल्म फेस्टिवल्स किया जाए। तो हमने किए, उसमें पोस्टर एग्जीबिशंस किए। बेसिकली जो गांधी जी और सिनेमा उसके ऊपर क्या संबंध है, इसका हमने एक प्रयास किया था उसको दिखाने का। तब मुझे लगा कि इसमें बहुत सोच करने की ज़रूरत है, बहुत इसमें मटेरियल है। और इसमें इसीलिए और इंटरेस्टिंग मुझे लगा क्योंकि गांधी जी जो थे उनको सिनेमा अच्छा नहीं लगता था। सिनेमा एज ए मीडियम उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने बार बार ये बताया भी कि उन्होंने फिल्में सिर्फ पूरे जीवन काल में 2 ही देखी। बट उसमें पैराडॉक्स ये था, विरोधाभास ये था कि वो सबसे ज़्यादा जिन पे ऊपर चित्रीकरण हुआ है ऐसे व्यक्तियों में से एक थे। तो वो विचार जो है वो मुझे इसको प्रेरित किया कि इसके ऊपर मुझे ज़्यादा संशोधन करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और मैं लिखता गया। और उसी का जो नतीजा जो है वो ये किताब है। जी। तो ये बहुत अच्छी किताब जो मैंने खुद भी पढ़ी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक लेखक के तौर पे, क्योंकि ये आपने तो एक विजुअल, एक सिनेमा का एक बड़ा एक माध्यम होता है। जब आप गुजरते गए उस चीज़ से, उस दौर में जीना भी होता है। जब आप देखते हैं, आप पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन देखना एक तो एक और ही एक बात है। तो आप जब देखते गए, पढ़ते गए, तो आपको क्या महसूस हुआ? क्या आप अपने आप को गांधी के और करीब ले जाने में सक्षम हुए? क्या आपको लगा कि नहीं, ये वो गांधी से थोड़े अलग है या भिन्न है जिसको मैंने पढ़ा है, सुना है, जिसके बारे में मैंने सुना है? ये तो उनके साक्षात्कार तरह ही एक चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। इनफैक्ट मैं आपका ध्यान इस चीज़ के ऊपर आकृष्ट करना चाहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो एक महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा है गांधी जी के बारे में कि एक ऐसा मानव पृथ्वी में जिन्होंने जन्म लिया और उसमें चलता फिरता एक ऐसा व्यक्ति था, ये आगे वाली पीढ़ियाँ जो है वो उसके ऊपर विश्वास करेंगी या ना करेंगी। ऐसा एक अजूबा तरीका, एक जो आप सकते हैं कि एक इंसान इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो बहुत बड़े पैमाने पे ये जो फुटेज अभी गांधी जी के ऊपर अवेलेबल है, वो एक उसकी निशानी है कि हम देख सकते हैं गांधी जी को चलते फिरते तस्वीर के रूप में पर्दे पे। तो जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत ही अद्भुत अनुभव था, क्योंकि जब से गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तब से लेके 1948 तक उनके ऊपर जो न्यूज़ रील्स बनी है उसमें वो गांधी जी का जो पूरा एक उनका एक जो एक्शन जो आप उसको बोलते हैं वो एक कीवर्ड है। गांधी जी हमेशा आपको एक मतलब काम करते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, कोई चर्चा में भाग ले रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो जो एक अनुभूति थी वो बहुत ही बड़ी मुझे लगता है कि मतलब हम जैसे बोलते हैं ना कि एक इन फ्लेश एंड ब्लड,
उसी का एक काइंड ऑफ एक अनुभूति जो है वो आपको होती है। और मैंने बहुत घंटे मैंने बिताए इस फुटेज को देखने के लिए, और मैं मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी एक यादगार जो है वो पल थे, समय था, क्योंकि ग्रेनी इमेजेस और वो भी गांधी जी को, और वो इतना बड़े पैमाने पे देखना, वो अपने आप को एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली समझता हूँ मैं जी। एक मुझे पढ़ते पढ़ते जो किताब में पढ़ते एक विरोधाभास एक लगा कि जैसे बताया कि गांधी जी ने हमेशा जो निवेदन किए हैं, जो वक्तव्य दिए हैं सिनेमा के लिए या कैमरे के लिए, शायद उस टाइम भी नई तकनीक रही होगी, जैसे आज हमारे लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या एआई की तकनीक जैसे हम नहीं मानते, ये करे ना करे, तो उस टाइम पे शायद विवाद रहा होगा, चर्चा रही होगी कि ये तकनीक ठीक है या नहीं है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और गांधी जी ने हमेशा उसका इनकार ही किया। तो लेकिन आप देखिए, आपने भी जैसे बताया, किताब में भी ये लिखा गया, आपकी पुस्तक में ये बात तो साफ है कि भाई बहुत फिल्माए गए हैं जी। ये पीछे आप तस्वीर जो देख रहे हैं, आपकी किताब पढ़ने से एक प्रेरणा एक हुई कि गांधी जी एक कह रहे थे कि मैं कैमरा में नहीं देखूंगा, मैं अपना काम करता रहूंगा। बिल्कुल। तो ये मार्गरेट बॉर्क वाइट की उन 40वें दशक में ली गई ये तस्वीर जो है, तो क्या किस तरह से उस टाइम के, मैं तो कैमरामैन की दृष्टिकोण से मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कैसे उन्होंने मैनेज किया है पूरी चीज़ को। जैसे आपने बताया कि वो एक विरोधाभास है। गांधी जी जो है वो, उन्होंने सिनेमा एज ए माध्यम जो है उसको कभी चाहा नहीं, बल्कि वो तो एक उनके बारे में बोलते कि ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिकेटर। तो और ये जो सिनेमा जो माध्यम था वो नया नया आया था। आपको अगर मतलब कंटेक्स्ट में बताए तो 1913 में जो है वो भारत में पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र, और जो गांधी जी जो वापस आए भारत में वो 1915 में आ गए। तो तब से लेके उनके ऊपर कैमरा का फोकस है। इनफैक्ट उसके पहले एक साल पहले 1912 में अभी तक का जो उनके पास अवेलेबल फुटेज है उसके मुताबिक 1912 में जब साउथ अफ्रीका में उन्होंने उनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनको इनवाइट किया था, तो उस टाइम पे एक फुटेज फिल्माया गया है। अच्छा। तो वो बहुत ही कम सेकंड का फुटेज है। तो उसमें वो काठीवाड़ी टर्बान पहने हुए है और कोट सूट में है। तो वो उनका मतलब माना जाता है कि वो पहला फुटेज उनके बारे में है। तो आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सिनेमा माध्यम को अपनाया नहीं, बट वो अल्टीमेटली उनके ऊपर ज़्यादा फिल्में बनी, बट उन्होंने 2 कंडीशन के ऊपर उसको अनुमति दे दी कि जैसे इसी फोटो में देखते हैं कि जो उनका रूटीन था उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो उन्होंने पहली शर्त रखी। और दूसरी शर्त रखी कि कैमरा में उस टाइम पे जो है फ्लैश बल्ब होता करता था। उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी था फ्लैश बल्ब हुआ करता था। तो उससे उनको थोड़ा सा तकलीफ होता था। तो उन्होंने बोला कि फ्लैश बल्ब का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन उन्होंने रखी। उसके आधार पर उन्होंने सभी जो भी उनके पास आते थे उनको उन्होंने परमिशन दे दी शूट करने की वगैरह। तो उसका नतीजा जो है वो इतने बड़े पैमाने पे उनके ऊपर जो फुटेज जो है वो हमारे पास अभी अवेलेबल है। जी। एक मुझे जो बड़ा इंटरेस्टिंग किताब में जो लगा, एक गांधी टॉकी डेब्यू करके एक चैप्टर है जिसमें पहला इंटरव्यू गांधी जी का, जिसमें पहली बार गांधी जी की आवाज़ शायद रिकॉर्ड की गई बोरसद के अंदर। मैं दर्शकों को वो दिखाना चाहूँगा। Gandhi, you might tell us please when you expect to leave for London for the second round table conference. I have no notion. And I don't expect to go here if the Hindu-Muslim question is not satisfactorily solved. If England grants your demands, Mr. Gandhi, do you intend to have complete prohibition in the new Indian states? Oh, yes. Absolute prohibition? Absolute. And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before. If England does not grant your demands, are you prepared to return to jail again? I am always prepared to return to jail.
तो मैं समझता हूँ कि ये गुजरात के ही बोरसद के अंदर बिल्कुल ये था, और उस समय तो इतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं। बिल्कुल। तो आप थोड़ा बताइए कि ये कैसे रील शूट हुआ था और किस तरह से यहाँ तक जेपी मिल्स पहुँचे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। और ये जो गांधी जी का फर्स्ट टॉकी इंटरव्यू उसको बोलते हैं, माना जाता है। और आप देखिए गांधी जी के बारे में कितना इंटरेस्ट था, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में। तो ये जो इंटरव्यू जो है वो अप्रैल 1931 में फिल्माया गया है। ओके। और अगर आप उसको और एक कंटेक्स्ट की बात बताएं तो जो भारत में पहली साउंड फिल्म बनी, साउंड जो जब, क्योंकि इसके पहले के जो सारा फुटेज है वो साइलेंट है। यस। तो जब इंडिया में पहली साउंड फिल्म बनी उसका नाम है आलमारा। वो मार्च 1931 में उसका रिलीज हुआ था। तो एक महीने के अंदर, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी आने के बाद एक महीने के अंदर ये जो है इंटरव्यू फिल्माया गया। और जैसे आपने बताया गुजरात में बोरसद नाम का जो विलेज है उसमें ये इंटरव्यू शूट हुआ। उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसके जो इक्विपमेंट थे वो बहुत बड़े थे, साउंड का और पिक्चर का। तो वो बैलगाड़ी के ऊपर लद के वो जो है वो इक्विपमेंट वो जहाँ गांधी जी रह रहे थे वहाँ पे उसको लेकर आया गया और ये इंटरव्यू शूट किया गया। तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि पहली बार गांधी जी जो है वो इमेज और साउंड दोनों इसमें इकट्ठा करके ये इंटरव्यू फिल्माया गया। जिन्होंने किया उसका नाम है फॉक्स मूवीटोन। उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ रील मेकर था वो, अमेरिका का। और उन्होंने ये जो है इंटरव्यू लिया गया। दूसरे दिन, तुरंत दूसरे दिन जो दुनिया का उस टाइम का सबसे बड़ा अखबार था जो न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने उसका मेंशन किया कि ऐसे ऐसे जो है गांधी जी के ऊपर इंटरव्यू किया गया है। और ये उन्होंने उसको ये बताया कि ये सिनेमा जगत की जीत है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांधी जी जैसे एक महान व्यक्ति को उन्होंने पर्दे के ऊपर दिखाना और उनके ऊपर बोलते हुए दिखाना, उन्होंने सोचा कि वो सिनेमा मीडियम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये जो इंटरव्यू जिन्होंने लिया जेम्स मिल्स करके थे, और वो एसोसिएट प्रेस करके उस टाइम के जो एक बहुत ही लीडिंग प्रेस एजेंसी थी उसके वो करस्पॉन्डेंट थे। तो उनका दोनों का बहुत अच्छा संबंध था, इसीलिए ये इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया। बट अगर आप देखेंगे उसका सेटिंग जो है वो सिर्फ एक रूम में है, वहाँ पे कुछ लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है। तो गांधी जी ने उसी के ऊपर क्या नाम है, उन्होंने ही रिफ्यूज्ड कि मैं पोज नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, मतलब वो या कैमरा के सेटअप पे पूरा जो लाइट्स वगैरह है वो नहीं लगाने दूंगा। तो ऐसे नेचुरल सेटिंग पे जहाँ पे पीछे से वो एक नेचुरल लाइट आ रहा है उसके ऊपर ही वो ये जो शूटिंग हुआ। और गांधी जी का वॉइस जो था वो छोटा था, मतलब इनका इतना बड़ा दमदार आवाज़ नहीं था, फीबल वॉइस जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए ये इस इंटरव्यू में दिखता है, बिकॉज वो जो साउंड इक्विपमेंट थे तो नए थे, तो वो थोड़ा क्या नाम है दूरी पे रख के ही उसको फिल्माया गया। तो ये जो है कि बहुत ही मैं सोच रहा हूँ कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है कि गांधी जी का जो पहला टॉकी इंटरव्यू जो है। तो 40 के दशक में भी जब इनकी मृत्यु हो जाती है मिल्स की, तब गांधी जी ने भी अच्छा निवेदन दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज ये जेम्स मिल्स की खासियत ये थी कि ही वाज वन ऑफ द लीडिंग फॉरेन करस्पॉन्डेंट ऑफ एसोसिएटेड प्रेस। तो उन्होंने बहुत सारे पूरे जगत में जाके फिल्मों का उन्होंने फिल्मांकन किया है। तो गांधी जी के साथ इसी के दौरान उनका एक अच्छा सा एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गया। तो ये जो तो फ्रेंड हो ही गया। उसके बाद में जब गांधी जी लंदन गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तब भी वो शिप में है ये जेम्स मिल्स उपस्थित थे वहाँ पे। अच्छा। और उन्होंने उसका भी शूटिंग किया है। तो आप अगर आज देखेंगे जो गांधी जी का जो एक राजपूताना नाम का शिप था, उसके ऊपर का बहुत बड़ा शूटिंग अवेलेबल है जी। और उसमें तो गांधी जी का जो मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसको हम आप पर्सनल मूवमेंट्स बोल सकते हैं, प्राइवेट मूवमेंट्स, गांधी जी शेव कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है ये जेम्स मिल्स ने उसको फिल्माया गया का जो है। तो आप मतलब एक कंफर्ट लेवल डेवलप हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने, मुझे लग रहा है कि गांधी जी ने अलाउ किया उनको कि ये सारे जो दृश्य जो थे इसको फिल्माया जा सके। जी, तो काफ़ी बढ़िया। तो उस टाइम पे भी ऐसे फिल्मांकन होता कैसे था? मतलब आज तो थोड़ा आसान है कि हमने मोबाइल उठाया, क्लिक किया और ये सब चीज़ आ गई, पर अब तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स में भी रहे हैं और काफ़ी आपका अनुभव है कि इतनी बड़ी लंबी लंबी जो रील्स होती थी, अब ये थोड़ा समझना हमारे लिए मुश्किल है कि 8,000 फीट 10,000 फीट लंबी रील्स मतलब कहाँ कैसे रखते थे, क्या करते थे, तो वो तकनीक क्या थी वो भी ज़रा
जैसे आपने सही बताया कि जो तकनीक थी वो उसको सेलुलाइड बोलते हैं बेसिकली, जो रील्स होती है उसके ऊपर ये शूटिंग हुआ करता था। और ये जो हम जो क्लिप्स देख रहे हैं बेसिकली ये तो न्यूज़ रील्स के लिए उसका उपयोग होता था। तो ये भी एक अभी इतिहास हो चुका है, क्योंकि जब सिनेमा घरों में फिल्म्स लगती थी तो उसके पहले कुछ मिनटों के लिए ये न्यूज़ रील्स दिखाई जाती थी। और वो न्यूज़ रील्स क्या होता था कि बेसिकली जो पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं हो रही है उसका एक स्निपेट्स बेसिकली, उसका एक आंखों देखा हाल आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे फ्यू सेकेंड्स का ऐसा। हमारा फिल्म डिवीजन भी इस तरह से पहले रील्स दिखाता था। एग्जैक्टली, तो उसी का जो है, और उस टाइम पे उसका बहुत बड़ा प्रचलन था। और जैसे मैंने बताया ये फॉक्स मूवी टोन या ब्रिटिश मूवी टोन, पैरामाउंट, यूनिवर्सल, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी जिन्होंने ये ऐसे न्यूज़ रील्स बनाए थे। और वो उनकी जो क्रू होता था वो सारे जगहों में, सारे जग भर में जाके जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो उनका वो चित्रांकन जो है वो फिल्मिंग करता थे। और वो ये जो उसको इकट्ठा करके टॉपिकल बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर ये उसको दिखाया जाता था सिनेमा शुरू होने के पहले। तो ये बहुत बड़ा एक प्रचलन था उसका, बहुत बड़ा पॉपुलर एक सेगमेंट था कि पूरे सिनेमा घर में ये दिखाया जाता था। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि गांधी जी के ऊपर इतना बड़ा बड़ा फुटेज हो गया। और वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में ये पैकेज जाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के सिनेमा घर में दिखाया जाता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गांधी जी की जो रीच हो गई शुरू में ही 1930s के दशक में ही, तो ये इसमें न्यूज़ रील्स का बहुत बड़ा हाथ है जी। और दूसरा आपने जो एक्नॉलेजमेंट में मतलब एक जिसको अर्पण किया है किताब, उसमें नाम दो बने पढ़े और ये किताब पढ़ते पढ़ते मुझे भी उनसे प्यार हो गया कि एक जो थे कि एक समांतर तौर पे जो चलते हैं ना, जो एक कार्य तो करते हैं कि एक हीरो तो होता ही है, लेकिन वो हीरो को देखने वाले भी जो लोग होते हैं, तो एक ये चेट्टियार और मोतीलाल कोठारी, ये दो नाम पहले तो समझ में नहीं है, लेकिन जैसे ही किताब खत्म हुई तो लगा कि नहीं यार ये तो इनका भी एक अलग ही तरह का योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत के लोगों को ये किताब पढ़ के शायद ये प्रेरणा मिल सकती है कि किस तरह से, तो ये इनके कि कौन थे और किस तरह से ये सेंसरशिप के सामने लड़े, तकनीक को हाथ में लिया और इतना बड़ा काम वो कर पाए। इसमें से जो पहले व्यक्ति मैंने जिनको ये अर्पण किया है, A.K. चेट्टियार, वो साउथ इंडिया से थे और उन्होंने प्रॉपर न्यूयॉर्क से फोटोग्राफी का प्रशिक्षण लिया था उस टाइम पे और जापान में भी गए थे। तो मतलब प्रॉपर मतलब वेल ट्रेन थे। तो उनको लगा कि जो गांधी जी के बारे में जो एक फुटेज अवेलेबल है उसको सबको इकट्ठा किया जाए और उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। तो उसी को उन्होंने मैं सोचता हूँ कि एक पैशन जो उनमें आ गया कि ये सारा जो फुटेज जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वो गए, सारे फिल्म आर्काइव्स, दुनिया भर के फिल्म आर्काइव्स उन्होंने ढूंढे और कहाँ जहाँ वो गांधी जी के बारे में फुटेज मिल सकता है वो उन्होंने इकट्ठा किया। और उसका तकनीकी भाषा में अगर बोला जाए तो लगभग 50,000 फीट का उन्होंने फुटेज जो है वो इकट्ठा किया और उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट, मतलब वो रील लंबी कर दी तो फीट लंबी होगी। बिल्कुल। हाँ। तो वो जो है और उसका नाम उन्होंने महात्मा गांधी ऐसे करके उन्होंने रख दिया। और वो जो उसका एक वो अजीब मतलब उस टाइम का उसको पता नहीं था कि किसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये तो फिल्म नहीं है, फीचर फिल्म नहीं है, ना ठीक से डॉक्यूमेंट्री भी है, तो समथिंग ऑफ मिक्स ऑफ ऑल ऐसा करके उसके बारे में ये बोलाया गया। तो 1941 के आसपास, 41 के आसपास ये फिल्म बनी। 2 साल लगे उनको ये सारा इकट्ठा करने के लिए। और उसके बाद वो पहले तमिल और तेलुगु में बनी फिल्म और फिर ये रिलीज़ भी हो गई फिल्म और सब लोगों ने देखा उसको। तो बाद में उनको क्या लगा कि तब तो ब्रिटिश शासन था, तो उनको लगा कि सेंसर की जो है उसके ऊपर दृष्टि पड़ सकती है और वो उसको शायद कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जो रील्स थी ये सारी जो है मंदिरों में और मठों में जो है वो छुपवा दी। और 1947 14 अगस्त 1947 एक दिन पहले आज़ादी के ये फिल्म रिलीज हो गई दिल्ली में। तो ये जो है बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मतलब गांधी जी के ऊपर उतना फुटेज जो है वो इकट्ठा करना, क्योंकि क्या है ये जो फिल्म जो है ना, ये जो टेक्निकल अगर भाषा में उसको बोला जाए तो वो एक पेरिशेबल मटेरियल है, वो नाश होता है उसका। और अब भारत जैसे कंट्री में जहाँ पे क्लाइमेट भी ठीक ठाक नहीं होता है तो बहुत जल्दी नाश होता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जग भर से सारा जो है ये फिल्म जो है वो इकट्ठा किया और उसको जोड़ के ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो ये 5-5.5 घंटे की बिल्कुल। और दैट्स व्हाई आई रियली सैल्यूट दिस मैन की जिस पैशन से
उन्होंने ये सारा काम किया। और इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आर्डेंट यू कैन से फॉलोअर ऑफ गांधी। जैसे गांधी जी ने तो बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बट इस नज़रिए से देखेंगे तो मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम किया है कि ये जो है वो अभी भी सुरक्षित है। मतलब आप हम आप आज देख पा रहे ये इनकी बदौलत हम उसको देख पा रहे जी। और जो दूसरा जो महानुभाव है जो है उनका नाम है मोतीलाल कोठारी। नाउ ये जो मोतीलाल कोठारी है ये ऑब्वियसली गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको मिल चुके थे और लेकिन उनको फिल्म इंडस्ट्री से कुछ भी उनका संबंध नहीं था। बट उनको लगा कि ये इंडियन हाई कमीशन लंदन में काम करते थे और उनको लगा कि जो गांधी जी की जो स्टोरी है वो बड़े पर्दे पे आनी चाहिए। और ये पर्टिकुलरली गांधी जी की हत्या के बाद उनको ये लगा कि ये जो स्टोरी बड़े पर्दे पे बिग वे में लोगों के सामने आनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे लॉर्ड जो अपने रिचर्ड एटनबरो है उनको अप्रोच किया। ये है 1962 की बात है। अच्छा। हाँ, तो तब उन्होंने अप्रोच किया। एटनबरो तो तब तो सिर्फ एक्टर थे, वो डायरेक्टर भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने उनको अप्रोच किया कि और बोले कि ये ऐसी फिल्म हमें बनानी है और आप उसका डायरेक्शन करना चाहिए। बट जस्ट सी ये जो अल्टीमेटली जो फिल्म बनी और रिलीज हो गई वो 1982 में हुई। तो मतलब इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा उनको संघर्ष उनको करना पड़ा, बहुत सारी चैलेंजेस उस दौरान आ गए। और मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन जो रिचर्ड एटनबरो की जो फिल्म है वो बन पाई। तो इसलिए आप अगर वो फिल्म देखेंगे अभी तो उसमें 3 व्यक्तियों को वो फिल्म डेडिकेट की गई है। अच्छा। हाँ, वो एक है मिस्टर माउंटबैटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और थर्ड है मोतीलाल कोठारी। तो इस व्यक्ति ने जो इतना बड़ा मतलब एक मान लिया कि ये जो है गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, बड़े पैमाने पे बननी चाहिए, और उसी का नतीजा जो है वो एटनबरो ने ये फिल्म बनाई। बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट अलाइव। मतलब जब वो फिल्म रिलीज़ हो गई तब वो जीवित नहीं थे। बट मुझे लगता है कि उनकी बदौलत ये जो है अब मतलब आजकल जो गांधी जी के बारे में बोलते हैं तो फिल्म के बारे में तो सबके सामने पहले वही जो एटनबरो की फिल्म है वही याद आती है। बट उनके पीछे ये जो व्यक्ति है इसका बहुत बड़ा योगदान है। शायद आपकी किताब का मुख्य पृष्ठ भी उसी फिल्म से लिया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। और उसी फिल्म का एक अच्छा दृश्य मुझे जो लगा लगता है कि वो भी हम भी देखते हैं। Both Hindu and Muslim alike, with heads held high, without any hope of escape from injury or death. It went on into the night. Stop. Women carried the wounded and broken bodies from the road until they dropped from exhaustion. Stop. But still, it went on. Stop. Whatever moral ascendancy the West held was lost here today. India is free, for she has taken all that steel and cruelty can give, and she has neither cringed nor retreated. जैसे और भी प्रचलित दृश्य है, ये दृश्य मुझे इसलिए छू गया ये पढ़ने के बाद क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने खबर, ये दृश्य सब वो माध्यम बना, वो व्यक्ति। तो मुझे वही लगा कि अगर ये सॉल्ट मार्च मतलब हमने तो देखा है, मतलब उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन विश्व को नहीं पता चलता अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो शूट कर रहे, जो इस खबर को पहुंचा रहे, वो यदि नहीं होते। तो ये मुझे लगता है कि इस किताब से जो निकल के आया है, इसका जो मुकाम हासिल है, ये यही है कि ये छोटे छोटे लोग जो आसपास जो उस समय भी मौजूद थे, जिन्होंने ये कहानी कही, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी। तो गांधी फिल्म आपको आज अगर आप फिर से देखते हैं तो आपको कैसी लगती है? आपने तो अपने लिखा है कि आपने बचपन में बहुत बार देखी है, लेकिन आज अगर गांधी देखेंगे ये एक लेखक के तौर पर, इस किताब के लेखक के तौर पर, तो आज आपको कैसी लगेगी? वैसे सब लोगों ने मतलब मुझे लग रहा है कि वो एक सारी जनरेशन के लिए एक वो विंडो है, मतलब गांधी जी के चरित्र को देखने के लिए। तो आप देखेंगे उसका जो 1982 में फिल्म बनी हुई है, तो एक और वो जॉइंट प्रोडक्शन था, इंडो ब्रिटिश जॉइंट प्रोडक्शन था। तो उसका जो एक कैनवास है वो इतना ह्यूज कैनवास है, और ऑब्वियसली गांधी जी जैसा जो एक व्यक्ति है उसका चरित्र 3 घंटों में बताना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इनफैक्ट जब इस फिल्म का पहला जो ड्राफ्ट बना, जो उसको हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं, वो लगभग 5.5-6 घंटे का था।
क्योंकि इतनी घटनाएं हैं, इतने उसमें प्रसंग है जो पर्दे के ऊपर लाना चाहिए, बट उसको एक छोटे से जो 2.5-3 घंटे के जो सिनेमा का जो एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है उसमें सीमित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो और मुझे लग रहा है टू ए लार्ज एक्सटेंट जो है वो एटनबरो उसमें सफल हुए, क्योंकि ये जो एक पूरा जो उनका जीवन है, वैसे तो जो साउथ अफ्रीका का उनका काले छोटे से टाइम के लिए उसमें आता है, बट उसके बाद जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं उसके ऊपर फोकस करके ये एक फिल्म बनी है। और मुझे लग रहा है एक जो किरदार जो उसमें जो बेन किंग्सले ने जो निभाया है, मेन जो किरदार है गांधी जी का, वो इतना अच्छा हो गया है कि लोगों को लगता है कि इनफैक्ट उसमें बेन किंग्सले जी की उन्होंने अपना लिखा भी है कि जब वो शूटिंग करते थे तो लोग आके उनको पैर छूते थे गांधी जी के उनके जो गेटअप में। तो मतलब ये 1982 की बात है, तब भी कितना लोगों का मतलब ऊपर प्रभाव था। तो ये जो फिल्म है वो एक मुझे लगता है कि एक ऐसा एक चरित्र जो है वो पर्दे के ऊपर लाती है, तो उसके बाद आपको फिर से पूरा चरित्र जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो उस मामले में इस फिल्म का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब एक जो जीवन चरित्र है, एक बायोपिक जिसको हम बोलते हैं सिनेमा की भाषा में, वो एक उसमें आता है। तो एक विंडो है गांधी जी का जीवन को देखने के लिए, वो एक विंडो है पूरा, एक मतलब उसमें ज़्यादा वो डीप में कहीं पे नहीं जाता है, बट एक क्रोनोलॉजिकली जो है उसका एक पूरा जो उसमें दर्शन गांधी जी के जीवन का इस फिल्म में होता है जी। और एक चेकियार जी की फिल्म का भी एक दृश्य हम देखते हैं जी कि किस तरह से गांधी जी ने खादी को अपनाया और स्वदेशी की जो चली थी 1920s के 1920 के दशक में। An immense bonfire in Bombay, not out of racial hatred, but as a sign of India's determination to break with the past. To Gandhi, the outward fire was a symbol of the inner fire, which would burn up all weaknesses of the head and the heart. The bonfire spread all over the land. Gandhi went from village to village and from town to town. Here in Madurai, he decided to discard his cap and vest, realizing that the millions were too poor to replace the discarded foreign clothes. On the morning of September 21st, his head was shaved and he wrapped a piece of khadar around his loins. Thus he resolutely took to the loincloth. Great events seemed imminent. The revolution seemed to be smoldering everywhere, ready to burst into flames when the Indian National Congress met at Ahmedabad in December 1921. The Congress again proclaimed its faith in civil disobedience as a weapon equally effective and more human than armed उसकी आप rebellion, विशेषता देखिए and delegated its powers to Gandhi कि as its जो sole executive authority. गांधी जी आने के पहले जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, वो उसको बोलते हैं कि कोर्ट रूम पॉलिटिक्स हुआ करता था, पर गांधी जी आने के बाद उन्हें सारी जनता को उसमें इन्वॉल्व किया। तो इसीलिए ये जो विजुअल्स थे, बहुत बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, ये जो विदेशी कपड़ों की होली हो रही है, ये जो सारा जो सॉल्ट सत्याग्रह जो हो रहा है, मतलब उसमें सारे तबकों के जो लोग हैं उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अच्छा मटेरियल था फिल्म कैमरा के लिए, बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए। तो वो एक मुझे लगता है कि एंगल है कि इतने बड़ी संख्या में जो फुटेज हो गया, उसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है जनता इसमें जुड़ी थी जो फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये भी उसमें दिख जाता है उसमें बेसिकली। और दूसरी विशेषता बात ये है कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है उसका जर्नी और गांधी जी का जो जर्नी है फिल्मों में, वो भी एक पैरेलल सा है। मतलब गांधी जी जब 1915 में जो वापस आते हैं, 1915 से 1948 तक, तो ये जो पूरा जो मूवमेंट है वो और फिल्मों का जो ये है, तो वो एक बहुत ही अच्छा पैरेलल काइंड ऑफ मूवमेंट हमें दिखता जाता है उसमें। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सही बताया। और 30 और 40 के दशक के अंदर के जो गांधी है वो यहाँ पे खिलते हैं। और 40 का दशक अब माना जाए तो दक्षिण एशिया के लिए तो काफ़ी भयावह रहा था, पूरे विश्व के लिए ही रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, बहुत सारा युद्ध चल रहा है, बम गिर रहे हैं, सत्ताएँ उलटफेर हो रही है, और उस समय में यहाँ पर भी काफ़ी सारे संवाद चल रहे हैं। और 40 का दशक गांधी जी की अगर देखें तो गांधी जी ने अपने 2 करीबी साथियों को भी खोया था। गांधी जी ने कस्तूरबा को खोया, गांधी जी ने महादेव देसाई को भी खोया। उनकी उम्र हो चली थी और राजनीति में भी काफ़ी बदलाव आप देख रहे थे उस समय में।
गांधी जी के इन दिनों का जो चित्रण है, चित्रांकन है, वो कैसे किया गया है? आपको उसमें से क्या मिला? क्या कोई नई बात जानने को मिली या उनकी मनोदशा को क्या आप पढ़ पा रहे हैं उनके चेहरे के ऊपर? बिल्कुल, आपने सही ऑब्जर्वेशन किया कि जो बिकॉज जो कस्तूरबा तो उनकी पत्नी थी और जो महादेव भाई देसाई थे उनके तो बहुत ही क्लोजेस्ट कलीग उनको माना जाता था। उनकी एक के बाद एक उनका देहावसान हो गया। तो मुझे लगता है उसके बाद जो है वो गांधी जी बहुत अंतर्मुख हो गए थे और उसमें एक हमें फुटेज मिला जो नेशनल फिल्म आर्काइव में, वो जो उसके बाद का जो बहुत सारा फुटेज जो है उनके जो ग्रैंड नेफ्यू थे कन्हू गांधी, उन्होंने उसको फिल्माया है। और आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली जो उनका जो नोआखली में जो उन्होंने यात्रा की, जो दंगे हो रहे थे सांप्रदायिक दंगे, उसको सुलझाने के लिए, तो वो एक बहुत ही क्या बोल सकते हो कि अंतर्मुख तरीके से अपने आप में ही खोए हुए हैं, जिसको माउंटबेटन ने कहा वन मैन आर्मी, बट एट द सेम टाइम बहुत ही अंतर्मुख, इधर उधर देख नहीं रहे, अपने आप में ही है। वो सारा जो एक है वो एक लोनलीनेस जो है वो थोड़ा सा उसमें दिखता है। इवन दो ही इज़ अमंग द पीपल, ही इज़ हिज ओन मैन, ऐसा एक जो मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा एक उसका प्रतिबिंब मुझे उसमें लगता है उसमें। तो आपने कहा एक निराशा एक दिखती है और देश के अंदर भी एक निराशा का माहौल है। हालांकि हम आज़ाद तो हो रहे थे, लेकिन आज़ादी की जो कीमत थी, क्योंकि 15 अगस्त का हम सेलिब्रेशन अगर देखते हैं तो देश के बड़े बड़े नेता हमें दिखते हैं उस उत्सव के अंदर, लेकिन हम गांधी को नहीं देखते, उनके शब्द को नहीं जानते हैं, क्योंकि उस दिन उनका मौन व्रत उन्होंने पाला हुआ था। एक ब्रिटिश पाथे की एक मुझे मिली है मिरेकल ऑफ गांधी, जो आपके किताब से ही मैंने उसको खोज पाया, और किस तरह से उन्होंने शांति कायम की कलकत्ता के अंदर। तो वो न्यूज़ हम देखते हैं। This is where Gandhi stayed in Calcutta, and it was here that he undertook his fast, which he said he would continue until the fighting in Calcutta was stopped. During his fast, processions marched through the city with the people shouting, "Let Gandhi break his fast." And although the disturbances lasted for some time, the miracle, as many Indians describe it, was eventually accomplished. After about 73 hours, the city was reported as quiet and Gandhi ended his fast. Here he is at the Maidan, the place appointed for a public prayer meeting. For Gandhi himself, the lifelong preacher of non-violence, it must indeed have been a time for Thanksgiving. तो ये आपने कन्हू गांधी की सही बात बताई कि वो नौका से भी कहीं जा रहे हैं, और एक लाइन मुझे अच्छी लगी थी, मुझे देखा कि यहाँ की घास जो है नोआखली की कुछ अलग घास है, ऐसा भी गांधी जी ने कहते हुए। बिल्कुल, बट आपको मैं जब हम बात कर रहे थे कि उसमें आप अगर उस टाइम का फुटेज देखेंगे, उसमें उनका जो एक बहुत ही सुपरिचित उनका जो हास्य है, क्योंकि गांधी जी का तो स्माइल वो बहुत ही फेमस स्माइल है, टूथलेस स्माइल हम उसको बोलते हैं, वो एब्सेंट है इस पूरे फुटेज में, वो एब्सेंट है। जैसे आपने बताया कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो इसलिए वो ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स व्हाई द मिरेकल, बिकॉज ओनली वन मैन कुड डू दिस, ऐसा ही जैसे सही तरीके से बताया गया। तो वो इस पूरे जो शूटिंग, जो पूरे फुटेज जो अवेलेबल है, उसमें वो एक वन मैन आर्मी की तरह ही काम कर रहे हैं, और उनका जो स्माइल है वो गायब है, वो नहीं है उसमें, क्योंकि वो चिंता में थे कि ये जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व हो जाए। और इसीलिए आपने जैसे बोला कि 15 अगस्त के दिन उनका फुटेज अवेलेबल नहीं, बाकी सारे जो हमारे जो जश्न हुए थे उसका फुटेज अवेलेबल है, बट गांधी जी का उस पर्टिकुलर जो दिन है उसका फुटेज अवेलेबल नहीं है। जी, क्योंकि कभी हम निर्मल कुमार बोस की माय डेज विद गांधी पढ़ते हैं, या मनुमेन गांधी की किताब पढ़ते हैं जो उनके साथ रहे, या सुशीला नैयर के जो टेस्टिमोनियल है, मतलब सब एक उदासी सी आपको मिलती है कि ये महामानव जो अपने जीवन के मतलब 7 दशक तक, अंतिम दशक तक लड़ता रहा, सीखता रहा। मुझे याद है कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अंतिम समय भी वो बंगाली सीख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल उनका तो वो मतलब उनका स्किल जो है लीजेंडरी है, दोनों हाथ से लिखते थे, तो वो जो सारा तो उनका हमेशा तो मतलब मुझे लगता है कि वो ही डिडंट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम, हमेशा उन कुछ न कुछ चीज़ों में हमेशा वो बिजी रहते थे, काम करते रहते थे,
और इसलिए मुझे लग रहा है वो एक कारण भी हो सकता है कि उनको सिनेमा अच्छा नहीं लगा। 2-2.5 घंटा एक जगह पे बैठ के आप कोई एक देखो जिसको उनको बोला कि इट डजंट हैव एनी एजुकेशन वैल्यू, तो मुझे लगता है वो भी एक कारण होता होगा कि उनको सिनेमा एज ए मीडियम अच्छा नहीं लगा। लेकिन आपने गांधी जी के लाफ्टर की बात करी तो हम थोड़ा उदासी से थोड़ा दूर जाके उनकी प्रसन्नता की तरफ चलते हैं और देखते हैं गांधी जी का हास्य। In a jubilant and almost boisterous mood, he played fairy godfather to a child. He never felt so happy as in the company of the little bird, and the child was happy and hilarious in his company. बच्चा भाई ये जो पर्टिकुलर फुटेज है, क्लिप है, वो भी जो है वो लंदन जाते टाइम के शिप में जेम्स मिल ने फिल्माया गया है। तो यू कैन सी ही इज़ वन विद द चाइल्ड, ऐसा आप बोल सकते हैं कि जो उसको हम निर्मल, आपने सही शब्द उपयोग किया, एक इनोसेंट जो स्माइल है वो उसमें दिखता है। और ऐसे एंड ही वाज नोन, उसके बारे में मतलब ईयर टू ईयर स्माइल बोलते हैं उनको, मतलब इतना उनका स्माइल वाइड स्माइल हुआ करता था। तो वो तो उनका लीजेंडरी स्माइल है वो तो जी। और पिता की तरह ही उन्होंने इस देश को संभाला, इसलिए राष्ट्रपिता के तौर पे हम उसको याद करते हैं। और एक बात की एक है कि भी गांधी जी ने फिल्म नहीं देखी। मैं अब तक ये मानता था कि इन्होंने गांधी जी की एक ही फिल्म गांधी जी ने देखी है, राम राज्य, जो गुजरात के ही विजय भट्ट ने बनाई हुई थी। लेकिन आपकी किताब से पता चला कि एक और भी फिल्म थी, मिशन टू मॉस्को, वो भी शायद इन्होंने कहीं पर देखी है। बिल्कुल। तो बताइए उन्होंने किस तरह से फिल्म देखी है और क्या उनके प्रतिभाव थे, क्या मतलब एज एन ऑडियंस, अगर वो होता है ना कि ऑडियंस रिव्यू तो वो क्या रहा उनका? बेसिकली जब गांधी जी बीमार थे तब की ये घटना है। तो बम्बई में जुहू के एक बंगले में वो रह रहे थे और बेसिकली वो ही वाज रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस। तो उस समय पे जो मैडलिन स्लेड उनकी कलीग थी, मीरा बहन के नाम से, उन्होंने उनको ये रेकमेंड किया कि ये जो मिशन टू मॉस्को जो फिल्म है वो उसको दिखाया जाए और आप देखें। तो उन्होंने मान लिया और वो एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया उस बंगलों में, स्पेशल परमिशन ली गई और वहाँ पे उन्होंने वो फिल्म देख ली। ऑब्वियसली उसमें जो कुछ दृश्य थे जो सेमी क्लेड वुमेन के थे, डांसिंग के थे, वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वो बताया भी कि ये तो कोई ठीक बात नहीं है करके। बट उसी टाइम पे कुछ ही दिनों के बाद जो उन्होंने और एक फिल्म देखी, राम राज्य। तो उसमें ये था कि कनू देसाई जो इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर है जी, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपने अभी एक अंग्रेज़ी फिल्म देखी है, तो आपको एक बनता है कि आप एक भारतीय फिल्म भी आपको देखना चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने फिर वो फिल्म देख ली और उसका एक रेफरेंस अवेलेबल है कि उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक वो फिल्म देखी उसी, और बैक टू बैक, मतलब उसको आप इस आज के लैंग्वेज में उसको आप बिंज वॉचिंग आप बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने फिल्म देखी नहीं, उन्होंने बैक टू बैक 2 फिल्में कुछ दिनों में देखी। बट उसके बाद भी बावजूद भी उनका फिल्मों के बारे में जो ओपिनियन था वो बदला नहीं बदला। उन्होंने बोला कि ये वेस्ट ऑफ टाइम था मेरे लिए। और उन्होंने बाद में उन्होंने एक खत भी लिखा अपने आश्रम के लोगों को कि मैंने अकेले में ये फिल्म देखी, बट आपका कुछ उसमें से मिस नहीं हुआ क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम था। ऐसे ही उन्होंने जो है वो अपने जो मत थे वो चेंज नहीं हुए उनके। बाकी बहुत सारे उनके ओपिनियंस थे वो उनके पूरे जीवन काल में उन्होंने बदले हैं। जैसे जैसे नए कुछ तथ्य सामने आ गए वैसे वो बदलते गए। बट इस एक टॉपिक के ऊपर वो अपने कई सालों तक, क्योंकि अंत तक वो अड़े रहे। इन्होंने कहीं लिखा भी है कि अगर मेरे 2 बातों में अगर विरोधाभास दिखता है तो मेरी अंतिम बात को आप सच मानना। लेकिन इनके तो दोनों बिंदु फिल्मों के लिए वही रहे। एक बड़ी आश्चर्य की बात होती है, इतने बड़े कम्युनिकेटर, इतने संवाद कला के जानकार जिन्होंने हर माध्यम का इस्तेमाल किया है, जो जानते थे कहाँ किस तरह से भारत के लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही आम आदमी को जोड़ा। यही एक आदमी थे जिन्होंने रेलवे के 3rd क्लास के डब्बे को भी प्रचार का माध्यम बना लिया और जो कुछ भी चरखे को भी एक क्रांति का माध्यम बना लिया। वो कभी लगता है कि सिनेमा के माध्यम की शक्ति को, क्षमता को शायद नहीं समझ पाए या फिर उन्होंने अलग तरीके से इस्तेमाल किया। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो जो उनका एक पर्सनल ओपिनियन था वो समहाउ वो हावी रहा, क्योंकि उनकी एक श्रद्धा थी कि जो हमारे सारे जो
आप उसको क्या बोल सकते हैं कि सेंसेस है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, जो हमारे इंद्रिय जो है वो हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि वो उनको एक लगा कि सिनेमा जो है वो उसके बियॉन्ड जाता है, मतलब वो एक मुझे लगता है एक रीज़न ये हो सकता है। बट उसके दूसरा मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया सिनेमा का, बट जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि दो कंडीशन के ऊपर उन्होंने अलाउ किया लोगों को शूटिंग करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि उनका पूरा सिनेमा का पूरा विरोध था, उन्होंने अलाउ किया लोगों को फिल्मों करनी, उनका उतना ही ये था कि मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो जो है फ्लैश बल्ब का, तो इसीलिए तो इतना बड़ा जो फुटेज है उनके बारे में दुनिया के कोई नेता का नहीं है, इतना बड़ा फुटेज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। बट मुझे लगता है कि एक एक्टिव जो उसको बोल सकते हैं हम कि हाँ सिनेमा के ऊपर एक मतलब हमारा जो मैसेजिंग जो है, कांग्रेस का मैसेजिंग हो या जो बाकी लोगों ने किया, जैसे फॉर एग्जांपल सरदार पटेल, उन्होंने तो जब अपना हरिपुरा में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके ऊपर प्रॉपर बाकायदा एक फिल्म बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उनका इसके पीछे एक मकसद था कि जो लोग वो अधिवेशन में समावेश नहीं हो सके वो उनको तक ये फिल्म चली जाए और वो देखे, सोच रहे उनको एक अनुभव आ जाए कि कैसे कांग्रेस का अधिवेशन होता है। वो एक एक्टिव जो तरीका है वो शायद उन्होंने अपनाया नहीं, बट इनडायरेक्टली समहाउ मुझे लगता है कि वो एक उन्होंने अलाउ ही किया अपने को शूट करने का, फिल्म करने का। तो उसकी वजह मुझे लगता है कि ज़्यादा एक जो इतना बड़ा जो फुटेज है उनके बारे में हमारे पास अवेलेबल है। जी, जो गांधी जी ने जिस फिल्म को देखा उस फिल्म के कुछ दृश्य हम भी देखते हैं जी। तो ये देखिए ये जो उसका विषय है राम राज्य, मतलब गांधी जी का तो एक फेवरेट ये था कि राम राज्य जैसे गवर्नेंस होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक था वो उनके करीब था, हृदय के करीब था, उसके बावजूद जो है वो ये फिल्म उनको समहाउ अच्छी नहीं लगी। तो ये उन्होंने एक पत्र में लिखा भी है उसके बारे में। जी, अब बात है आखिरी चरण में, जो आपने पहला प्रकरण ही जिसको लिखा है रघुपति राघव राजाराम, और भारत के इतिहास में एक दुख से भरा प्रकरण भी है, और एक उसमें अगर सिनेमा के दृष्टिकोण से देखें तो नाट्यात्मकता भी काफ़ी है। और मुझे याद है कि भाई गांधी जी की हत्या का जो प्रसंग जो है, यहाँ के गुजराती अखबारों ने तो लिखा हेडलाइन किया था कि भाई हतभागी राष्ट्र पर वज्राघात, तो वज्राघात के समान ये घटना। उस समय भी आपने लिखा कि उसको भी, इसका फिल्मांकन भी काफ़ी मेहनत भरा रहा, काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा, और जिस तरह से लोग थे, जिस तरह से भावनाओं का एक हुजूम उमड़ा था, बहुत सारी फिल्मों में ये दृश्य हम देख चुके हैं। और भारत के जो मानस है, जनमानस के वो स्मृति पटल से वो दृश्य हटता नहीं है। तो उस समय की जो दुख था, जो जिसको वज्राघात कहा गया, वो आपने कहाँ कैसे महसूस किया, और उसको उन क्षणों को वो चिरंजीव करने के लिए, उसको अमर करने के लिए जो मेहनत लगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे आपने सही बताया, वो जो प्रसंग है सच में वो एक बहुत ही
बहुत ही दुखदायी प्रसंग है। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब जो उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक ख़ास तरीके पे एक लंदन से कैमरामैन बुलाया था। उनको लगा था कि जो सारी जो घटनाएं हैं जो हो रही है उसका प्रॉपरली ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है उसका पूरा फिल्मांकन होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने जॉन टर्नर करके जो उस टाइम के कैमरामैन थे उनको बुलाया गया और वो यहाँ पे आके कुछ काफ़ी दिनों तक रहे और उन्होंने जो सारा इंक्लूडिंग जो मुख्य जो प्रसंग था 15 अगस्त का, उसका सारा जो फिल्मांकन करने में वो शामिल थे। तो वो इंडिया में ही थे। तो और उसके बाद आपको पता है कि जो गांधी जी की फिर वो जो आखिरी जो जनवरी 1948 में जो सब प्रार्थना सभाएं चल रही थी वो भी उसमें भी वो शामिल हुआ करते थे। बट उस पर्टिकुलर दिन जो है उस टाइम पे वो गए नहीं थे और जब ये हत्या हुई तो वो बाहर थे। तो उनको जब पता लगा कि ऐसा है तो वो ऑब्वियसली उसका शूटिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे क्या था, जो एक स्टॉक होता है, फिल्म स्टॉक जिसको बोलते हैं, जिसकी मदद से शूटिंग होता है, वो अवेलेबल नहीं था, उसका रेशनिंग हुआ करता था। तो उन्होंने उनके जो मित्र थे उनका नाम है वेद प्रकाश, वो दिल्ली के कैमरामैन थे और वो भी जो दूसरे बहुत सारे चैनल्स थे, उस चैनल मतलब जो न्यूज़ रिलीज कंपनी थी ब्रिटिश मूवी टाउन, उनके लिए वो काम करते थे और वो बहुत ही कुशल कैमरामैन थे। तो उनकी जान पहचान हो गई थी। तो उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये जो फिल्म स्टॉक है उसको हमें रखना चाहिए सो दैट जो अगले दिन जो पूरा जो एक फ्यूनरल प्रोसेशन जो होने वाला है उसको हम शूट कर सके। तो उन्होंने एक रात में जो मिस्टर वेद प्रकाश जो है उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके समहाउ 3000 फीट ऑफ फिल्म जो है वो इकट्ठा किया। तो उन्होंने क्या किया, ये जो पूरा जो तकरीबन 4-5 घंटे का जो पूरा प्रोसेशन चला बिरला हाउस से लेके राजघाट तक, तो उन्होंने उसको सही इस्तेमाल करने के लिए जो अवेलेबल स्टॉक है उन्होंने डिवाइड किया। तो जो मिस्टर वेद प्रकाश है उन्होंने बिरला हाउस में जो घटनाएं जो भी हुई उसका उन्होंने शूटिंग किया और जो राजघाट में जो हुआ और थोड़े बाद जो पूरा प्रोसेशन के साथ चलते हुए मिस्टर टर्नर ने जो उसका शूटिंग किया। तो अभी हम जो दृश्य देखते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल जो दृश्य है इसके पूरे जो लास्ट प्रोसेशन के, मुझे लगता है कि ये 2 कैमरामैन का कमाल है कि इन्होंने ये जो उस टाइम के जो शूट किया बहुत ही मतलब कठिन परिस्थितियों का सामना करके, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, तो उसके बीच में ये सारा जो शूटिंग जो है उन लोगों ने किया। उतना ही नहीं कि बाद में जो उनके एशेस इमर्शन जो सेरेमनीज़ हुए विभिन्न भागों में, तब भी मिस्टर वेद प्रकाश जो है वो इधर उधर जाके उन्होंने उसका शूटिंग कराया था। और वो बहुत ही मुझे लगता है कि एक भावुक प्रसंग जो हम उसको बोल सकते हैं, बहुत ही जिसको एक पॉइग्नेंट हम मोमेंट जो उसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लोजअप्स उसमें भी है, जो लोगों के चेहरे पे वो वेदना जो है, वो दुख जो है वो दिखता है पूरे इस फुटेज में। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 कैमरामैन थे उनकी बदौलत मुझे लग रहा है कि आज जो हम देख पाते हैं ये पूरा जो उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन, एंड इट वाज टर्म्ड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल उस टाइम का। उतनी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा आए थे अपने लास्ट प्रोसेशन में भी और बाद में जो जहाँ भी एशेस इमर्शन सेरेमनी हुए वहाँ भी। तो मुझे लगता है कि ये जो मिस्टर वेद प्रकाश और मिस्टर जॉन टर्नर, इन 2 कैमरामैन का ये कमाल है बेसिकली। तो एक हिमालय जैसी पीड़ा उस छोटे से क्षण में जो आ गई, शायद इन्हीं कैमरामैन की बदौलत हम शायद उसको देख पा रहे। कुछ दृश्य चुने हैं, हम देखते हैं। Ashes are all that remain of the man who symbolized India's finest aspirations. As the last religious rites are performed, a nation gives itself up to grief. For many, the vigil of prayer commenced 48 hours before, when the body of Mahatma Gandhi was placed on the roof of Birla House, in full view of the thousands who had traveled all night to pay him their last tribute.
laid on a hastily converted army truck, the body was drawn into the vast crowd lining the roads to the cremation ground. Planes strewed a saffron shower of petals over the route, while at the funeral pyre, the relatives and friends built mounds of flowers and perfumed spices high on the sandalwood logs. Nearby with his family sat the Governor-General with officials of the government. The flower-decked cortege moved slowly through the dense throng. Tens of thousands wept openly as the body passed by them. Premier Nehru, traveling on the funeral coach with Gandhi's youngest son, appeared bewildered in his depth of grief. Closing behind, pressing forward, came a million mourners. Around the pyre, the throng became packed as the body reached its resting place. Of all the faces in that vast multitude, the most serene was that of the Mahatma. To those around him, Gandhi had seemingly been transformed from a beloved saint into a divinity. Ramdas Gandhi, youngest son of the Mahatma, placed the torch to the pile of sandalwood, and as the first plume of scented smoke lifted above the pyre, the great concourse of mourners swept across the barriers towards it. Against this tremendous human tide, the police were almost powerless. Mourners were forced close to the fiercely burning ghat. But, as in Gandhi's lifetime, peace won where force had failed. The mass hysteria was broken by the chanting of a hymn, Mahatma Gandhi has become immortal. In the rising flames, the spirit of a great man passed to his gods. तो ये पीड़ा से भरे ये दृश्य मुझे याद आ रहा है गांधी माई फादर का वो दृश्य जिसमें हरिलाल गांधी जब जाते हैं उस शाम को मिठाई लेने के लिए और रेडियो पे तब खबर बजती है कि गांधी जी का निधन हुआ है या उनका की हत्या की गई है। उस समय में जब वो मिठाई मांगते हैं तो दुकानदार मना कर देता है। वो कहता है कि आज नहीं, मेरा बाप मर गया है, मेरा बापू मर गया है। तो वो काफ़ी हृदय को कंपित करने वाला पूरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट इसी के आगे बहुत सारे और भी फुटेज जो है हमें मिले थे फिल्म आर्काइव में, और उसमें एक जो पर्टिकुलर फुटेज मुझे याद आता है वो है कि एक ट्रेन निकली थी मद्रास टू रामेश्वरम, ये जो गांधी जी की एशेस लेके जो उसको इमर्शन करने के लिए। तो आप मतलब देख लीजिए वो ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है और हर स्टेशन पे लोग खड़े हैं हाथ जोड़े हुए। संयोग से कुछ महीने पहले ही उसी एरिया में गांधी जी आए हुए थे और अभी उनकी अस्थियाँ आई है। तो वो जो सारे लोग जो है उनका आप चेहरे देखिए तो इतने शोक से जो उनका पूरा आप देख सकते हैं कि और रो रहे हैं और पूरे एकदम स्तब्ध है, कुछ शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। तो बहुत ही एक प्रेग्नेंट जो आप बोल सकते हैं कि एक जो पूरी जो दृश्य है वो आप उसमें देख सकते हैं। और अभी भी आपने जो देखा तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो इतनी उभर के आई थी कि वो लोग कंट्रोल नहीं हो रहा था लोगों को। तो वो जो एक एंटायर मतलब इसी के चलते जो गांधी जी के ऊपर जो इतने फिल्में गए उसी का जो एक मुझे लग रहा है कि एक परिपक्व थोड़ा सा जो हिस्सा यही का है कि जो जिनके पास गांधी जी पहुँचे नहीं थे उनके दिल में भी गांधी जी के बारे में जो भावनाएं थी वो उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। जी, तो काफ़ी कुछ मुद्दों पे आज हमने संवाद किया, काफ़ी कुछ बातें हमने सुनी देखी और एक समय की यात्रा ही हो गई। और एक अंतिम सवाल की एक पाठक के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे इस किताब से और क्या उम्मीद की जा सकती है? वैसे गांधी जी के ऊपर तो हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी है और उनका व्यक्तित्व इतना असाधारण था कि बहुत सारे पहलुओं के ऊपर उनके ऊपर मतलब नज़र जा सकती है, प्रकाश किया जा सकता है, डाला जा सकता है। बट ये जो मैंने प्रयास किया है वो जो है वो उनको सिनेमा के लेंस के थ्रू देखने का, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंटेशन का काम मुझे लग रहा है समहाउ मैंने प्रयास किया है कि जो ये जो एक विरोधाभास है कि गांधी जी को सिनेमा एज ए मीडियम अच्छा नहीं लगा बट सिनेमा इंडस्ट्री लव्ड हिम। तो और सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में, तो वो क्या है उसका एक मैंने
शोध लेने का उसमें प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक जो जर्नी है गांधी जी का, और अभी तक मतलब आप देखिए कि अभी भी वो जो इंटरेस्ट है गांधी जी के प्रति अभी भी है, अभी भी फिल्में आ रही है जो उनके ऊपर छोटे छोटे जो उनके जीवन के जो प्रसंग है उनके ऊपर फोकस करते हुए फिल्में बन रही है। तो मेरा मानना यह है कि जो गांधी जी है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक भाग है, थे और रहेंगे। मुझे लगता है कि वो ही विल बी पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म, बिकॉज अब एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको सामने रखना चाहता हूँ कि जब आप कोई भी फिल्म देखिए, कोई भी भाषा की फिल्म देखिए, उसमें आपको आइदर कोर्ट रूम का सीन नज़र आएगा या पुलिस स्टेशन का सीन नज़र आएगा या गवर्नमेंट ऑफिसेस का सीन नज़र आएगा। उसमें गांधी जी जो है वो फ़ोटो के रूप में आपको हमेशा दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक, और मैंने उसमें थोड़ा सा लाइटर वेन में लिखा भी है कि गांधी जी हैज़ नॉट बीन credited for this role though he is not present। तो मुझे लगता है कि he would be he is an integral part of Indian cinema and he would remain, so that's what मुझे लगता है कि ये उनका ये जो contribution है वो रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन के साथ संवाद करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि यथार्थ क्या दृश्य ही नहीं, अब दृष्टि भी इस किताब से मुझे लगता है कि खुल सकती है और पाठकों के लिए एक नए स्तर पे जाके फिल्मों को देखने का, गांधी जी को देखने का एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण शायद इसमें एक इजाफा हो सकता है। तो खूब खूब धन्यवाद दूरदर्शन संवाद करने के लिए। धन्यवाद उत्सव जी। जी, तो ये थे प्रकाश मखदूम जो पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के, और इस महात्मा सेलुलोइड किताब के एक लेखक है जिन्होंने अपनी आँखों से गांधी जी को देखा, उनकी फिल्मों को देखा और अंतःचक्षु से एक परीक्षण किया जो आपके सामने किताब के तौर पर प्रस्तुत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी को इस नए नज़रिए में देखने में आपकी दिलचस्पी होगी, रुचि होगी। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।